साथियों, पीपल्स करंट में आपका पुनः एक बार स्वागत है। हालांकि कल ही हम सभी ने एक समाचार सुना है, जाना भी है। बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन जी मायावती, इन्होंने आकाश आनंद, जो अपने भतीजे हैं, भाई के बेटे हैं, उनको पिछले 10 महीने के अंदर 2 बार पार्टी के पदों से, अहम जिम्मेदारियों से हटाने की घोषणा की। हालांकि लोकसभा चुनाव के दरमियान जब आकाश आनंद ने कुछ आक्रामक बातें कही तो उसके तुरंत बाद उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया गया था, लेकिन पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से उनको निष्कासित नहीं किया था। लेकिन कल रविवार को जो बहन जी मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आकाश आनंद को अपने पार्टी के सभी पदों से हटा दिया, निष्कासित कर दिया। और ये निष्कासन इस तरह से था कि मानो उनको पछतावा भी हुआ कि जीवन में शायद उन्होंने कोई बड़ी गलती कर ली, तो उसका एक एहसास उनके शब्दों में, लफ्जों में भी हुआ। तो उन्होंने कह दिया कि मेरे जीते जी मेरे पार्टी का कोई उत्तराधिकारी नहीं बनेगा, कोई नहीं रहेगा। आकाश आनंद को उन्होंने अपने पद से तो हटाया, पार्टी की सारी जिम्मेदारियों से मुक्त किया, लेकिन इसका सारा दारोमदार जो है, सारी जिम्मेदारियां जो है, इसके पीछे जो भी कारण है उसको बताते हुए उन्होंने आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ के ऊपर ये सारी जिम्मेवारियां या उसका जो इल्जाम है वो सारे उन्हीं के माथे उन्होंने लगा दिया। अशोक सिद्धार्थ के ससुर पिछले ही महीने पार्टी से निष्कासित किए गए। हालांकि पार्टी में उनको विधानसभा, विधान परिषद से लेकर राज्यसभा तक की जिम्मेवारियां भी दी गई, लेकिन कहा जाता है कि पार्टी के अंदर 2019 से लेकर ही 2019 के लोकसभा चुनाव हो या 2024 के लोकसभा चुनाव हो, इन चुनाव के माहौल में एक बात जरूर रही कि सारे देश के दलित जो है मतदाता, वो ये सोच रहे थे कि उनकी एक जहन में सोच थी कि कहीं ना कहीं बीएसपी या बहन मायावती इंडिया आघाड़ी के साथ जुड़ जाए, ताकि बीते 10 साल का जो अनुभव रहा, खासतौर पे यहाँ के दलितों का, केंद्र की सत्ता को लेकर हो या कुछ भी हो, जो अनुभव बना और उससे जो विचार बना, तो दलित समाज के बुद्धिजीवियों में भी यह बात खुल के सामने आ गई कि अंबेडकरवादी पार्टियां या बसपा ये कहीं ना कहीं इंडिया आघाड़ी के साथ चली जाए। यदि इंडिया आघाड़ी के साथ बीएसपी जाती थी तो लगभग उत्तर प्रदेश की या अन्य सीटों में 30 ऐसी जगह थी कि जहां पर बीजेपी को सीधी मात दी जा सकती थी, बीजेपी के उम्मीदवारों का सीधा पराभव हो सकता था। इस बात का जिक्र पिछले महीने ही कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी किया, और लोकसभा चुनाव में हमने ये बात देखी कि बहन मायावती ने न किसी भाजपा विरोधी किसी आघाड़ी में जाने का जरूरी समझा, न खुद गंभीरता से चुनाव लड़ने को जरूरी समझा। तो इसके तहत देश के मतदाता जो है, बसपा के जो दलित और बहुजन मतदाता है, उनमें एक असहस्थिति पैदा हो गई और वह चाहते थे कि किसी भी हाल में सत्ता को बदला जाए, और उन्हीं लोगों ने सत्ता को बहुमत से दूर भी रखा। यह 2024 के लोकसभा चुनाव ने सिद्ध भी कर दिया। चाहे उस चुनाव में संविधान ये एजेंडे पे आ गया था, इंडिया आघाड़ी के या राजनीति के एजेंडे पे आ गया था, चुनाव के एजेंडे पे आ गया था। बहन मायावती जी ने ये जो निर्णय लिया, तो निश्चित रूप से
इसको या तो हम गुस्से में लिया गया निर्णय भी कहा जा सकता है, या विचारों के अंत में यह निर्णय लिया गया हो सकता है। लेकिन क्या कोई भी नेता नेता उसी को कहा जाता है कि जिसके अंदर दूरदृष्टि होती है, किसी भी चीज को ताड़ने की एक क्षमता नेता में होती है। तो बहन मायावती जी में ऐसी क्या कमी रही कि अपने भतीजे आकाश आनंद के व्यक्तित्व को वो पूरी तरह से नहीं समझ पाई और 10 महीने के अंदर उनको पार्टी से अंदर बाहर कर दिया गया। तो निश्चित तौर पे ये शायद बसपा की अंदरूनी बात हो सकती है, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल जो कभी सत्ता में रहा हो या सत्ता की राजनीति करता हो, तो वो सार्वजनिक स्थिति में उसके ऊपर टीका टिप्पणी की जा सकती है, क्योंकि वो सार्वजनिक जीवन का एक अहम पहलू होता है। अभी 10 साल के अंदर जो भी निर्णय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में जो भी निर्णय लिए गए हो, चाहे वो 370 का कश्मीर का मुद्दा हो, डिमोनेटाइजेशन का मुद्दा हो, बहुत सारे मुद्दों के तहत बहन मायावती ने उस निर्णयों का समर्थन भी किया है। हालांकि हम ये नहीं समझ पा रहे कि यह वैचारिक समर्थन है या उनकी कुछ राजनीतिक मजबूरी है, यह अलग बात है। हालांकि इस संदर्भ में बात करने के लिए हम जब बसपा के किसी भी नेता कार्यकर्ता से संपर्क करते हैं, तो वो चैनल पे आने के लिए या खुले आम चर्चा करने के लिए वो मना करते हैं, और जाहिर सा है कि उनके पार्टी की जो अंदरूनी डिसिप्लिन है उसके तहत कोई भी सार्वजनिक चर्चाओं के लिए तैयार नहीं होता है। इसलिए हम कल से देख रहे हैं कि सभी सोशल मीडिया हो या जनरल मीडिया हो, जो भी चर्चा होती है वो एक तरफा होती है। पार्टी का कोई प्रवक्ता आ नहीं सकता या उस तरह के वो अपना साहस नहीं दिखा पाते। लेकिन ये जो भी निर्णय हुआ है वो निर्णय निश्चित तौर पे आकाश आनंद, अभी ये बात तो अलग है कि बसपा का जो संगठन है, जो गठन है, वो अगर हम देखें तो 84 में वो पार्टी बनी, उससे पहले DS4, फिर वामसेप, फिर इन बुद्धिजीवियों के संगठन ने एक राजनीतिक पार्टी की अनिवार्यता समझकर बसपा का निर्माण हुआ, बसपा की स्थापना हुई 1984 में, और 1994 आते आते बसपा ने उत्तर प्रदेश की सत्ता की कमान भी संभाल ली। तो इस तरह की जो पार्टी होती है, जो संगठन होता है, वो कभी भी परिवार के या किसी भी नेता के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के साथ नहीं होता है, वो समाज का संगठन होता है। लेकिन क्या कांशीराम जी साहब के बाद बसपा एक समाज के तौर पे, जो समाज ने उसका निर्माण किया था, खड़ा किया था, तो उसको संजोए रखना, इस बात से पार्टी नेताओं ने अपने आप को अलग कर लिया। लेकिन ये समझ सकते हैं कि फिर भी भारतीय मतदाता जो होता है वो किसी भी समाज का हो, वो भावनाशील जरूर होता है, तो अपने नेता के पीछे वो जरूर जाता है। लेकिन पिछले 10 सालों का केंद्र की सत्ता का अगर हम लेखा जोखा देखते हैं, खासतौर पे बहुजन समाज के संदर्भ में, और उनमें भी खासतौर पे दलितों के संदर्भ में अगर देखें, तो जो व्यवहार देखा गया है, तो उससे कहीं ना कहीं बसपा के जो कोर वोटर है, उन कोर वोटर के बीच भी एक तरह से अस्वस्थता रही। परिणाम स्वरूप हमने देखा कि बसपा को हाल ही के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई। 2022 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश विधानसभा का, उसमें बसपा को केवल एकमात्र सीट मिली। जब कभी 23% तक वोट लेने वाली बसपा उत्तर प्रदेश में आज मत की परसेंटेज में या उसकी गिरावट जो आई है
वो देखते ऐसा लग रहा है कि मानो पार्टी कुछ हद तक एक तहस नहस हो चुकी है क्या, या मतदाताओं ने यह सोचा कि हमें कुछ सत्ता में बदलाव लाना है। क्या उस लिहाज से मतदाता डाइवर्ट हुए? तो यह सारी संभावनाएं हैं, लेकिन कल बहन मायावती जी ने आकाश आनंद को हटाकर उनके पिता आनंद कुमार और रामजी गौतम को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर अपने ही घर में सत्ता या पक्ष को लेकर कोई चैलेंज ना हो, इसकी भी खबरदारी उन्होंने ली है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी जो है, ये यदि उसका मातृ संगठन बामसेप के तहत चलते हुए अगर वो काम करती तो आज उसकी ताकत भी रहती और वो अपने परिवारजनों के दायरे में सीमित नहीं होती। ये ऐसा कहना और मानना है बसपा के आम समर्थकों का। तो इसलिए हम बहन मायावती का जो निर्णय है, बीते 10 साल में उन्होंने न खुल के चुनाव लड़ा है, ना किसी मुद्दे पे वो खुल के बात करती रही है। बीते 10 महीने में वो चर्चा में बस 2 वजहों से आई, या तो वो लोकसभा चुनाव में खुल के उतर नहीं पाई, या फिर अपने भतीजे आकाश आनंद को पद से हटा दिया। और हम यही नहीं तो पूरे देश का जो विपक्ष है, पूरे देश के विपक्ष की और इस देश का 70% मतदाता आज भी अपेक्षाकृत देख रहा है, लेकिन देश का कोई भी विपक्ष या विपक्ष नेता ना जन आंदोलन खड़ा कर पाए हैं और ना ही ठीक से कोई इशू को उठा पाए हैं। तो जो सत्ता के बने हुए जो लोग हैं, सत्ता में जो बने हुए लोग हैं, उन्होंने जो जो चीजें की है वो खुलेआम वो करते जा रहे हैं, लेकिन कोई भी विरोधी नेता, विरोधी पक्ष जन आंदोलन खड़ा करने में समर्थ नहीं हो पाया है। और बसपा के कोर वोटर जो पूरे देश में फैले हुए हैं, वो खासतौर पर अगर माने तो दलित वोटर है, और उनकी भी 2024 के चुनाव में ये राय थी कि बसपा कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में आ जाए या विरोधियों का जो गठ है, जो गुट है, उसको मजबूत करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और 2007 में बहुजन समाज पार्टी को जो पूर्ण बहुमत की सत्ता हासिल हुई थी उत्तर प्रदेश में, आज उस स्थिति को अगर देखें और आज की स्थिति को अगर देखें तो जमीन से आसमान का फर्क नजर आ रहा है। देखते हैं, सोचते हैं, बसपा आगे आने वाले दौर में ये जो बदलाव उन्होंने कल किया, इस बदलाव को लेकर वो राजनीति जो 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव विधानसभा के होने जा रहे हैं, क्या उसमें वो पकड़ अपनी मजबूत कर पाएंगे? ये सवाल अहम है। लेकिन आंकड़ों को अगर देखें, विधानसभा में जीते हुए, लोकसभा में हारे हुए, और परसेंटेज में गिरावट 2017 के बाद के हर चुनाव में जो गिरावट आती गई है, वो अब भी बरकरार है। और ये गिरावट 2027 के विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने हैं, क्या रुक पाएगी? यही सवाल से लेकर हम आज का ये वीडियो खत्म करते हैं। आप देखें, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, और लाइक किया तो अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना कभी न भूलें। धन्यवाद।